लोगों ने देखा कि इन्वेस्टमेंट जो है उसके कई क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देख लिए। पहला फाइनेंशियल और रियल क्लासिफिकेशन, यानी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और रियल इन्वेस्टमेंट का क्लासिफिकेशन। तो उसमें हम लोग बात करेंगे इकोनॉमी में रियल इन्वेस्टमेंट की। दूसरा ग्रॉस और नेट का क्लासिफिकेशन। तीसरा प्राइवेट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्या होता है ये। और चौथा हम लोगों ने देखा कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इसमें तो दो बातें खास हैं कि इकोनॉमी में जब हम लोग बात करेंगे तो हमेशा रियल इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट चूंकि इनकम से रिलेटेड नहीं है इसलिए ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी जो इंपॉर्टेंट है वो है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। अब ये इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट के डिटर्मिनेंट्स कौन से हैं, यानी ये किन चीजों पर आधारित हैं। अब यहां पर हम लोग लेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, यानी इकोनॉमी में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। और इनको इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को तय करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। इसमें दो फैक्टर्स हैं जो मेनली बताए जाते हैं। इसमें नंबर 1 है MEC, या जिसे हम कहते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। कीन्स ने इसका कंसेप्ट दिया। और दूसरा है ROI, या जिसे हम कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। पहले हम लोग बात करते हैं MEC की, यानी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल की। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है यानी पूंजी की वो दर कि जो हमको प्रॉफिट देती है। यानी हम अपना पैसा कहीं लगाएं तो उस पर हमको एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या मिल रहा है, यह कहलाता है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि हम 1 लाख रुपया मेरे पास है और हम 1 लाख रुपया किसी नए बिजनेस में लगाते हैं। तो अब उस बिजनेस पर लगाकर हमको 1 साल में 20,000 रुपए प्रॉफिट होने की उम्मीद है। अब ये जो 20,000 रुपए हमको प्रॉफिट होने की उम्मीद है, या जो 20,000 रुपए बाद में हमको मिलेंगे, तो ये कहलाता है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, यानी 1 लाख रुपए की वो ताकत जिसने हमको 20,000 रुपए कमाकर दिए। इसे हम कहते हैं, इसे कीन्स ने कहा, यह है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। अब ये मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जितना ज्यादा होगा इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा होगा। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जितनी कम होगी इन्वेस्टमेंट उतना कम होगा। यानी रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जितना ज्यादा होगा इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा होगा। रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या जिसे हम मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल भी कहें, अब जितना कम होगा उतना इन्वेस्टमेंट कम होगा। कहां तक कम होगा, अब दूसरी बात आती है यहां से। अब एक बात तो हो गई कि हम जो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पर हमको रिटर्न क्या मिल रहा है। दूसरी बात ये हो गई कि कोई जरूरी नहीं है कि मेरे पास 1 लाख रुपया था जो हमने लगा दिया और उस पर हम 20,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करने लगे। हो सकता है कि वो 1 लाख रुपया हमको बैंक से उधार लेकर लगाना पड़े। अब जब हम बैंक से लोन लेंगे तो बैंक से लोन लेने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब ये जो हम इंटरेस्ट दे रहे हैं ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो यहां हमने आपको बताया। अब क्या हुआ कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल तो हमने मान ली यहां कि हमें रेट जो रिटर्न है वो 20% है, और हमको जो बैंक में इंटरेस्ट देना पड़ा है वो है 10%। तो अब क्या है कि मान लीजिए हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और 1 लाख रुपए पर हमको जो प्रॉफिट मिला वो मिला 20,000 रुपए। अब इसमें से हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी जो हमने उधार लिया हुआ है उसके ऊपर जो हमको ब्याज देना पड़ा वो कितना देना पड़ा, 10,000 रुपए। अब जो हमारा नेट प्रॉफिट आया वो कितना आया, वो आया 10,000 रुपए। यानी अभी भी हमारी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो हो गई, नेट मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, वो 10% हो गई, यानी 10,000 हो गई। अब मान लीजिए कि ये जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल थी ये 20% थी और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 10% था। अगर ये मान लीजिए मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल गिर जाए और गिरकर ये कितनी हो जाए, ये भी 10% हो जाए, तो अब क्या हुआ, प्रॉफिट कमाया 10,000 रुपए,
रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 10,000 रुपए, नेट रिटर्न नील हो गया। तो क्या ऐसी सूरत में कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार होगा? यानी ऐसी सूरत में रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर उतना ही है और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी यानी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल गिर जाए तो हमको कुछ भी नहीं बचेगा, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में नहीं होगा। इसका एक हम लोग टेबल देखते हैं और फिर उसके बाद में उस अभी यहां हम लोग देखें कि हमने टेबल बनाई है। इस टेबल में हमको यहां ये दिखाई दे रहा है, कॉलम 1 में इन्वेस्टमेंट, कॉलम 2 में मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और कॉलम 3 में रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहां हमने ये देख रहे हैं कि सबसे पहले 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जिस पर कि हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है, यानी जो हमको मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल मिल रही है वो 20% है, और जबकि हम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं वो 10% दे रहे हैं। तो अब यहां पर हमको जो रिटर्न मिल रहा है वो रिटर्न बहुत अच्छा है, 20% का रिटर्न मिल रहा है, जबकि हमको जो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है वो 10% देना पड़ रहा है, और 10% इंटरेस्ट देकर और 20% की हम कमाई कर रहे हैं, तो हम इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए का करते हैं। मान लीजिए यहां लोग शर्ट्स बना रहे हैं, शर्टों पर हमको 20% का मुनाफा हो रहा है, 10% हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। हमने 1 लाख रुपए की लगाकर फैक्ट्री लगाई और हमने शर्टें बनाकर बेचना शुरू कर दी। अब क्या हुआ कि मिस्टर ए ये काम कर रहे थे, मिस्टर बी ने देखा कि अरे इनको तो बड़ा प्रॉफिट हो रहा है, और इन्होंने जो है वो 1 लाख रुपए लगाकर 20% जो है इनका रिटर्न आ रहा है, 10% ये ब्याज भी दे देते हैं, फिर भी इनको 10% बच रहा है। क्यों ना हम भी यही काम करें, और 1 लाख रुपए उन्होंने भी लगाकर एक फैक्ट्री लगा ली, तो अब इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कितने का हो गया? 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हो गया। अब जब उन्होंने 1 लाख रुपए की मशीनें खरीदना शुरू की, तो पहले मशीनों की डिमांड थी सिर्फ 1 लाख की, अब मशीनों की डिमांड हो गई 2 लाख की। तो अब जो मशीनें वो खरीद रहे थे, मशीनों की डिमांड बढ़ गई। जब मशीनों की डिमांड बढ़ गई तो मशीनों के प्राइसेस भी बढ़ गए। तो पहले मान लीजिए इन्होंने 1 लाख में 10 मशीनें लगाई, तो अब मशीन जो है वो 11,000 की हो गई, तो अब ये कुल 9 मशीनें लगा पाए। पहले वाले ने 10 मशीनें लगाई थी, दूसरा वाला 9 मशीनें लगा पाया अगले 1 लाख रुपए में, क्योंकि मशीनों के दाम बढ़ गए। अच्छा साहब, 9 मशीनें भी लगा ली उन्होंने और काम शुरू कर दिया। तो यानी कि पहले 10 मशीनों के हिसाब से हमको रेट जो मिल रहा था वो 20% था। अब जाहिर है 9 मशीनें लगेंगी तो प्रोडक्ट कम होगा, तो जाहिर है प्रॉफिट भी कम होगा, तो प्रॉफिट तो कम आएगा ही। दूसरी बात ये हो गई कि जो शर्टें बिक रही थी वो मार्केट में मान लीजिए 100 शर्टें आ रही थी सप्लाई के लिए। अब जब और मशीनें लग गई हैं, यानी पहले 10 मशीनों का प्रोडक्ट आ रहा था मार्केट में, अब 19 मशीनों का प्रोडक्ट आ रहा है मार्केट में। तो अब एक तो मशीनों के दाम बढ़ गए मशीनों की डिमांड बढ़ने से, दूसरे जो सप्लाई हुई शर्ट्स वो पहले 10 मशीनों से बनी हुई शर्टें सप्लाई हो रही थी, मसलन मान लीजिए 100 शर्टें सप्लाई हो रही थी, अब 19 मशीनों से बनी हुई शर्टें सप्लाई हो रही हैं, यानी मान लीजिए 190 शर्टें सप्लाई हो रही हैं। तो अब क्या हुआ, शर्टों की सप्लाई बढ़ गई। जब सप्लाई बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि प्राइस कम हो जाएंगे। तो अब 2 तरह से मार पड़ गई, एक तो जो इन्वेस्टमेंट है वो महंगा हो गया, और दूसरे जो रेट है वो कम हो गए। तो अब उसका नतीजा दोनों का मिलकर क्या हुआ कि जो हमारा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल था वो जो 20% था पहले कम इन्वेस्टमेंट पर, अब वो गिरकर 15% रह गया, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 10% है। तो अब यहां पहले 10% के करीब का प्रॉफिट नेट प्रॉफिट हो रहा था, अब यहां कितना हो गया, 5% के करीब का नेट प्रॉफिट हो गया। तो आप देखिए कि जब कोई आदमी नया काम करता है तो उसकी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल यानी उसमें प्रॉफिट ज्यादा होता है। जब सब लोग वही काम करने लगते हैं तो क्या हो जाता है कि प्राइस वार छिड़ जाती है और प्राइसेस कम हो जाते हैं। फिर मिस्टर सी ने देखा कि साहब यहां 2 आदमी खूब माल कमा रहे हैं, तो मिस्टर सी ने भी जो है वो 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। अब ये 1 लाख रुपए में सिर्फ 8 ही मशीनें लगा पाए, तो अब इनका इन्वेस्टमेंट और महंगा हो गया। और जब इनकी भी प्रोडक्ट यानी इनकी भी शर्टें मार्केट में पहुंची तो रेट और शर्टों के कम हो गए। अब यहां पर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है वो गिरकर 10% रह गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 10% है, यानी अब इनको कोई प्रॉफिट, तीनों को कोई प्रॉफिट अब नहीं मिल रहा है। सबकी दिक्कतें ये आ गई। लेकिन मान लीजिए इन्वेस्टमेंट और मिस्टर डी जो है उनको भी सबर नहीं हुआ, उन्होंने और इन्वेस्टमेंट कर दिया, उनका इन्वेस्टमेंट और यानी अब वो कुल 7 ही मशीनें लगा पाए 1 लाख में, और जाहिर है कि शर्टें और आ गई मार्केट में तो प्राइसेस और कम हो गए, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल रेट ऑफ इंटरेस्ट के नीचे चली गई, यानी 8% हो गई। तो अब ऐसे केस में जो इन्वेस्टमेंट है वो नहीं होगा। यानी ये बात समझ में आई कि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जब होगा जब मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा होगा, यानी जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट से बराबर आता जाएगा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल या रेट ऑफ इंटरेस्ट के नीचे आ जाएगा तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बंद हो जाएगा। तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का कर्व इस तरह का हमको दिखाई देता है कि जो यहां से ये इस तरह का जाता है कि जैसे जैसे शुरुआत में रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होता है, बाद में रेट ऑफ रिटर्न कम हो जाता है। तो ये हमको इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का
तो इस तरह से अगर हम लोग मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और रेट ऑफ इंटरेस्ट का डायग्राम बनाए तो वो कुछ इस तरह से होगा। यहां आ जाएगा हमारा इन्वेस्टमेंट, यहां आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी, और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल भी, दोनों यहां आ गए। ये कौन सा है? ये है हमारा ओ एक्स एक्सिस और ये ओ वाई एक्सिस है। अब यहां जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% पर कांस्टेंट है, ये है 10%। ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट का ग्राफ जो है वो इस तरह का रहेगा। जबकि हमारा ये इन्वेस्टमेंट 1 लाख का था, फिर 2 लाख का हुआ, फिर 3 लाख का हुआ और फिर 4 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ। ये 4 लाख का इन्वेस्टमेंट हो गया। और ये हमारा जो है वो साहब, जब ये था 1 लाख का इन्वेस्टमेंट तो 20% थी कमाई, फिर 15% हुई, फिर ये 10% और फिर ये 8%। ये मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का ग्राफ हो गया। ये मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का, इसे हम लोग एम ग्राफ मान लें और इसे आर ग्राफ मान लें। तो अब ये हमको दिखाई दे रहा है कि मार्जिनल एफिशिएंसी का ग्राफ जो है वो गिरता हुआ होता है। अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन कौन सी हो गई? ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो गई। इससे नीचे यानी 3 लाख से नीचे तो इन्वेस्टमेंट किसी भी कीमत पर नहीं होगा। 3 लाख से ऊपर इन्वेस्टमेंट, 3 लाख से कम इन्वेस्टमेंट हो सकता है, यानी 2 लाख या 1 लाख जब इन्वेस्टमेंट होगा तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ऊपर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे, यानी ये सारा पोर्शन जो है ये प्रॉफिट का होगा, जो बाद में जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। अच्छा, अब हम लोग एक चीज और देखते हैं कि जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है उसके शेप्स और साइज किस तरह के होते हैं, यानी शिफ्ट उसका। अब हम लोग ये देखते हैं कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का शेप किस तरह का होता है और क्या वो कभी शिफ्ट भी हो सकता है। तो पहले हम लोग बात करते हैं उसका शेप किस तरह का होता है। ये हमारा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के लिए ये एक कर्व है हमारा। इस कर्व पर ये ओ एक्स एक्सिस पर हमने इन्वेस्टमेंट ले लिया और ओ वाई एक्सिस पर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। दो यहां पर हमने पैरेलल डायग्राम बना लिए। यहां हो गया इन्वेस्टमेंट, ऊपर नीचे बनाए हैं, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये ओ वाई एक्सिस, ये ओ एक्स एक्सिस। इसमें एक जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का कर्व है वो इस तरह का है और एक जगह इस तरह का है। इन दोनों के क्या मतलब है? ये एम हमारा M1 है, ये इस तरह के शेप है। इनका मतलब क्या होता है? अब यहां हम लोग देखें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर OR है तो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1 लाख, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम हो जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होकर R1 हो जाता है, तो हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़कर 2 लाख हो जाता है। जाहिर है कि हमको प्रॉफिट ज्यादा होने लगेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने में, तो हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। तो ये दिखला रहा है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा भी कम होता है तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यहां देखिए ये क्या बदला रहा है? ये बदला रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर OR था तो यहां भी इन्वेस्टमेंट 1 लाख का था, लेकिन यहां अगर इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होकर OR1 हो जाता है, तो यहां इन्वेस्टमेंट से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है। यहां 1.5 लाख का ही इन्वेस्टमेंट होता है, यानी यहां थोड़ा सा भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया। यहां अगर इन्वेस्टमेंट कम होता है तो यहां इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है। तो इसके मतलब क्या है कि यहां बहुत ज्यादा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का स्कोप नहीं है, जबकि यहां मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का स्कोप बहुत ज्यादा है। यहां प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा मिलने की उम्मीद है, यहां प्रॉफिटेबिलिटी इतनी ज्यादा मिलने की उम्मीद नहीं है। तो एक तो ये इस तरह के शेप्स होते हैं। दूसरी बात हम लोग करते हैं कि ये शिफ्ट भी होता है क्या? मान लीजिए ये है हमारा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का कर्व MM, ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट और ये है हमारा इन्वेस्टमेंट एंड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। दोनों चीजें हैं इसकी, OY एक्सिस, OX एक्सिस।
अब ये हमारे मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का ग्राफ है। अब ये मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का ग्राफ जो है, अगर मान लीजिए कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल शिफ्ट होकर इधर हो जाती है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट था वो इन्वेस्टमेंट बढ़कर 1 लाख रुपए से बढ़कर 2 लाख हो गया। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई कमी नहीं आई, लेकिन इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, यानी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल बढ़ गई। यानी कि किसी वजह से प्राइसेस बढ़ गए हैं, डिमांड बढ़ गई है, प्राइस बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई है। तो अब क्या हुआ? रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही रहा, लेकिन चूंकि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है वो राइट साइड को शिफ्ट हो गया है, तो उसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 लाख से बढ़कर 2 लाख हो गया। या इसी को हम लोग इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए, या यही इसी ग्राफ पर देख लें कि मान लीजिए ये मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का कर्व MEC2 हो गया, तो इसका क्या मतलब हो गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही रहा, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 लाख से गिरकर 50,000 की होगी। तो अब क्या मतलब हो गया कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कम हो गई। रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज नहीं हुआ, लेकिन मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कम हो गई। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कम होने के कारण क्या हो सकते हैं? मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कम होने के कारण ये हो सकते हैं कि डिमांड कम हो जाए, इनकम कम हो गई, डिमांड कम हो गई, प्राइसेस कम हो गए, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल गिर गई, और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल लेफ्ट साइड को शिफ्ट हो गई। लेफ्ट साइड को मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल शिफ्ट हो जाएगी तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। तो अब क्या हो गया कि जो राइट साइड को मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल शिफ्ट हो रही है, यानी कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल बढ़ रही है, यानी बढ़ जाती है। लेफ्ट साइड को कर्व के शिफ्ट होने का मतलब यह है कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कम हो। अब ये मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के कम होने या ज्यादा होने के कारण क्या हैं? इसके 2 कारण हैं। एक तो शॉर्ट टर्म के कारण हैं कुछ, और कुछ लॉन्ग टर्म के कारण हैं। पहले हम लोग बात करते हैं शॉर्ट टर्म के कारणों, यानी शॉर्ट टर्म में वो कौन कौन सी वजहें हैं जिनकी वजह से हमारी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल बढ़ सकती है या गिर सकती है। शॉर्ट टर्म में हमारी डिमांड कम हो जाए, हमारी डिमांड कम हो गई, प्राइसेस कम हो जाएंगे, प्राइसेस कम हो गए तो प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई, यानी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी। इनकम कम हो जाए, इनकम कम हो जाएगी तो कंजम्पशन कम हो जाएगा, कंजम्पशन कम हो जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम होगी तो प्राइसेस नीचे आ जाएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी नीचे आ जाएगी, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी। फिर इसी के वजह एक और वजह हो सकती है कि मान लीजिए कोई वजह से हमारी कॉस्ट बढ़ जाए। अब कॉस्ट बढ़ जाएगी, जैसे कि आपको हमने बताया कि जब इन्वेस्टमेंट गुड्स की डिमांड बढ़ती है तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। तो अब क्या हुआ कि कॉस्ट बढ़ गई, कॉस्ट बढ़ जाने से क्या होगा? साहब प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी। तो ये जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कम होने या बढ़ने के ये कुछ कारण हो सकते हैं। फिर इसके अलावा यह है कि एकदम से मान लीजिए कि कहीं किसी इकोनॉमी में हमारा जो कंजम्पशन का पैटर्न है वो चेंज हो जाए, यानी हमारी जो एमपीसी है वो चेंज हो जाए, यानी कि एमपीसी हम एकदम से कंजम्पशन करना कम कर दें। अब कम कर दें, मान लीजिए कोई वार की सिचुएशन आ जाए, तो वार की सिचुएशन आ जाए तो हम सोचे पैसा हम बचा लें और हम कंजम्पशन गुड्स का कंजम्पशन करना कम कर दें। तो आप कंजम्पशन गुड्स का कंजम्पशन करना कम कर देंगे तो उससे क्या होगा? डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम होगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट कम होगा। इन्वेस्टमेंट क्यों कम होगा? क्योंकि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल गिर जाएगी। तो ये कुछ कारण हैं शॉर्ट टर्म में कि जबकि हमारी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है वो चेंज हो जाती है। कुछ कारण लॉन्ग टर्म के हैं। लॉन्ग टर्म में क्या होता है? लॉन्ग टर्म में मान लीजिए हमारी साथ पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन अगर हमारी बढ़ रही है तो पॉपुलेशन बढ़ने से क्या होगा कि डिमांड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस बढ़ेंगे, प्राइसेस बढ़ेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है वो बढ़ जाएगी। तो लॉन्ग टर्म में एक ये कंडीशन लॉन्ग टर्म में मान लीजिए क्या हुआ कि हमारी जो प्रोडक्शन की टेक्निक्स हैं वो चेंज हो जाए। अब मान लीजिए पहले हम किसी चीज को उत्पादित कर रहे थे, जैसे हमने आपको बताया कि शर्टों का हम प्रोडक्शन कर रहे थे। अब शर्ट का जो हम प्रोडक्शन कर रहे थे, हमारे पास जो मशीन थी वो साहब हाथ वाली मशीन थी या बिजली वाली मशीन थी। तो अब उससे क्या हो रहा था कि जो हमारी एक दिन भर में मशीन काम करती थी उस पर 3 शर्टें बन पाती थी। अब हमारे यहाँ ऐसी टेक्निक आ गई कि एक ऑटोमेटिक मशीन लग गई जिसमें हम सिर्फ कपड़ा डालते थे, डायमेंशंस वो कर देते थे, उसमें फीड कर देते थे और उधर से शर्टें बन के निकलने लगती थी। अब वो मशीन जो है वो साहब दिन भर में जो है वो 25 शर्टें बना रही। पहले एक मशीन 3 शर्टें बना रही थी, अब 25 मशीनें
25 शर्टें बना रही है, मैन पावर भी कम लग रहा है, तो अब क्या हुआ, हमारी कॉस्टिंग गिर गई। अब जैसे ही कॉस्टिंग गिर गई तो क्या हुआ, उसका नतीजा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल बढ़ गई। तो अब ये कुछ चीजें हैं लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट रन में कि जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पर असर डालती है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने बात किया कि इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है और इन्वेस्टमेंट फंक्शन में हम लोग कहां से चले। इन्वेस्टमेंट फंक्शन में हम लोग वहां से चले कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या है, रियल इन्वेस्टमेंट क्या है। जब हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो सिर्फ रियल इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इसके बारे में भी डिस्कशन किया। और फिर इन सबसे ज्यादा जरूरी हम लोगों ने बात की ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इकोनॉमी में ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट अपने आप होता रहता है, इसके लिए कोई इनकम बढ़ने की जरूरत नहीं है, यानी इनकम से उसका कोई रिलेशन नहीं होता, वो टाइम टू टाइम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता रहता है, चाहे इनकम कम रहे या ज्यादा रहे। जो इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है काहे के ऊपर, वो है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, और वो डिपेंड करता है इनकम के ऊपर। यानी इनकम बढ़ने के साथ इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और इनकम कम होने के साथ इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कम होगा। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट भी दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पर और एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो शॉर्ट रन में कांस्टेंट रहता है, यानी जो 10% है वो 10% ही रहेगा। 6 मॉनेटरी पॉलिसी जब चेंज होगी तो हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट में 0.25 बेसिस का परिवर्तन होगा, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी ज्यादा वेरिएशन नहीं होता। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर भी इतना डिपेंड नहीं करता इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है किस पर, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पर। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल बढ़ेगी तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कम होगी तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कम होगा। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट के घटने या बढ़ने के कुछ फैक्टर्स हैं जो हमने आपको बतलाए कि वो शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर्स हो गए और लॉन्ग रन में कुछ फैक्टर्स हो गए। तो अब इस तरह से और इनके घटने या बढ़ने पर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का जो शिफ्ट है वो शिफ्ट हो जाएगा। अगर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल बढ़ी तो ये राइट साइड को शिफ्ट हो जाएगा, अगर कम हुई तो लेफ्ट साइड को शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह से आज हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट फंक्शन के बारे में इतनी बात की। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इसके लिए कमेंट जरूर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे बच्चों को शेयर भी करें।